हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं समकालीन भारत एवं विश्व भाग 2 कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में। तो आप इसके चैप्टर 1 का नाम डालेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का पार्ट 1। चैप्टर 1 है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम इसका एक लेंगे छोटा सा इंट्रो, परिचय कि मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने जो यूरोप था उसमें राजनीतिक और कहीं ना कहीं मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन को उत्साहित किया, अनेक परिवर्तन किए या अनेक परिवर्तनों को प्रेरित किया। इसी से अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है तो राष्ट्रवाद का पहले सबसे पहले एक विचार आता है। तो विचार किसी न किसी जगह से या कोई एक व्यक्ति के दिमाग से आता है। तो हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। देखो तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फ्रांसीसी पूरे किला। तो हम देखेंगे राष्ट्रवाद का विचार कहाँ से प्रस्तुत होता है या कहाँ से उपजता है, फ्रांसीसी क्रांति से। तो हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आप सभी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो देखिए राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, हाँ तो दोस्तों हम देख रहे थे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार से लगभग एक राष्ट्र का विचार उद्भव हुआ। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो जो राष्ट्रवाद की, आप इसे लिख लेंगे इसे, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। आगे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भावना पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तो इस क्रांति के द्वारा, फ्रांसीसी क्रांति में क्या कदम उठाए गए, हम उन कदमों को देखेंगे। तो पहला कदम था कि ला पात्रे और ले सिटोयन के विचार आए। एक तो ला पात्रे और ले सिटोयन के विचार, ये दो विचारक हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, उन्होंने विचार दिया अपना। अगला है नया फ्रांसीसी झंडा
आया। अगला है स्टेट जनरल, जो कि राजा के नीचे एक सभा होती थी जैसे मंत्रियों की सभा, उसे स्टेट जनरल बोलते थे। राजा के समय स्टेट जनरल का नाम बदलकर जो लोगों की सरकार बनी, तो इस स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेशनल असेंबली कर दिया गया। आगे आप देखेंगे नई स्तुतियाँ रची गई और शपथें ली गई। लगभग शपथ ली गई। आगे देखेंगे केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली लागू की गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली लाई गई। उसके अलावा क्या कदम उठाया गया? आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। मतलब एक देश के भीतर जो आयात निर्यात होता है उसके जो शुल्क होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दी गई ताकि व्यापार करना आसान हो जाए। आगे है भार और माप की। भार और माप की एक समान प्रणाली लागू कर दी गई। और इसके अलावा क्या किया गया? सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आम लोगों की भाषा और आम लोगों की भाषा कौन सी? फ्रांसीसी भाषा को आम लोगों की भाषा घोषित कर दिया गया। ओके, यहाँ तक आप लिख लेंगे। लिख लीजिए। अब हम एक शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिसकी फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे नेपोलियन। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब देखेंगे हम नेपोलियन के बारे में। देखो, फ्रांस में 1799 से 1815 तक नेपोलियन ने शासन किया। तो नेपोलियन ने शासन कब से कब तक किया? लगभग 1799 से 1815 तक। ओके, और 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। और 1799 में नेपोलियन क्या बन गए? फ्रांस के राजदूत बनने से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और 1815 तक, 1799 से लेकर 1815 तक इन्होंने फ्रांस पर शासन किया। अब इन्होंने एक नागरिक संहिता भी लागू की। उसे बोला जाता है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, उसकी नागरिक संहिता क्या थी कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे? कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। पहला तो ये हो गया।
अगला, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, मतलब लोग अपने पास संपत्ति को रख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया, मतलब लोगों से उनकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। इसके अलावा प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। ओके, आगे सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था मतलब राजा के नीचे उनके कर्मचारी जो कर वसूल करते थे, ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसानों को भू दासत्व मतलब भूमि के दास बनने की प्रणाली से भू दासत्व एवं जो जागीरदारी और जमींदारी शुल्क होते थे उनसे मुक्ति दिलाई। जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा आप देखेंगे यातायात संचार प्रणाली में सुधार किया। यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किया। नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो छीन ली और करों में वृद्धि की। करों में वृद्धि की तथा सेंसरशिप लगाई। जैसे फिल्मों में कोई ऐसे सीन हो जिन्हें दिखाया ना जा सके, या कोई ऐसी मैगजीन हो जिसे छापा ना जा सके जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो उस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया। यहाँ तक आप लिख लीजिए आराम से। ये हमने देखा नेपोलियन के बारे में। अब जब नेपोलियन ने फ्रांस में क्रांति लाई, एक राष्ट्र बनाया, तो अब नेपोलियन चाहेगा कि मैं यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवादी क्रांति लाऊं। तो इस तरीके से लगभग यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फैलता जाएगा। तो अब फ्रांस से जब राष्ट्रवाद फैलेगा तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फैलेगा। जब राष्ट्रवाद का विचार फैलेगा तो राष्ट्रवाद का निर्माण होगा। तो अब आप अगली हेडिंग डालेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। भाई ऐसा नहीं था यूरोप पहले ही से ही आधुनिक हो। यूरोप में भी बहुत सारी रूढ़िवादिताएं थी।
चर्च के जो पोप होते थे वो किसी की बात ही नहीं सुनते थे, राजा भी अपनी मनमानी करते थे। तो अब हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो देखिए, सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और हंगरी यूरोप का एक कंट्री है। हंगरी की आधी आबादी मैन्यार भाषा बोलते, जबकि बाकी आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाएं बोलते थे। और इसके अलावा जो कुलीन वर्ग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। अब देखो, अलग अलग भाषा बोलेंगे, लोगों के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग खान पान, तो ऐसे में लोगों में टकराव होगा। टकराव होगा तो दंगे होंगे। वापस हम अगर लोकतांत्रिक राजनीति आप पढ़ चुके होंगे, टकराव और दंगों को टालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्ता की साझेदारी, हम सत्ता को बांटेंगे। तो पहले हम देखते हैं यूरोप में जो पुराना सीन था वो। तो सबसे पहले डालेंगे आप यूरोप में विभिन्न वर्ग। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा हो। और नया मध्य वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा यूरोप का? जिसमें किसान। तीसरा वर्ग फिर मध्य वर्ग आता है। ओके, तो कुलीन वर्ग में देखेंगे तो कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक होता था। तो ये कुलीन वर्ग थे, वो भूमि के क्या थे? मालिक थे, भूमि के मालिक थे। इसके अलावा ये आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए थे। इनके बीच थे वैवाहिक संबंध भी होते थे। वैवाहिक संबंध होने के अलावा ये आपस में फ्रेंच भाषा बोलते थे। फ्रेंच इनकी बोलने की भाषा थी। और जनसंख्या क्या थी इनकी? बहुत कम, जनसंख्या भी इनकी कम थी। ये हो गया कुलीन वर्ग के समय। और जब लोग की बात करते हैं, यूरोप में है फ्रांस, और यूरोप में, पूरे यूरोप में किसानों की संख्या अधिक है। तो अधिकांश जनसंख्या किसानों की ही है। अधिकांश जनसंख्या किसानों की है। तो जब हम मध्य वर्ग को देखते हैं तो कस्बों के विकास और वाणिज्य वर्गों के उदय के साथ ही नया मध्य वर्ग भी आया। देखो, कस्बों के विकास, भाई धीरे धीरे कस्बों का विकास हुआ। उसी के साथ शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रसार हुआ तो लोग कमाने लगे थोड़ा बहुत, उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी। न तो वो गरीब न वो अमीर, ऐसे वर्ग को क्या कहेंगे? मध्य वर्ग। तो कस्बों के विकास और वाणिज्य व्यापार के विकास से नया मध्य वर्ग आया। इसके अलावा शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों की लोकप्रियता मिली। राष्ट्रवादी विचारों ने किसको प्रभावित किया? ज़्यादातर मध्य वर्ग में कौन कौन? शिक्षित लोग और उदारवादी लोग। ये आते हैं मध्य वर्ग में। और इन्हीं के बीच मध्य वर्ग में ही राष्ट्रवादी विचार लोकप्रिय। क्यों लोकप्रिय? क्योंकि ये जो कुलीन वर्ग थे कहीं ना कहीं उन पर अपना शासन चलाने की बात करते थे। तो लेकिन ये शिक्षित और उदारवादी पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनमें राष्ट्रवादी विचार क्या होगा? लोकप्रिय होगा। आप ये लिख लेंगे। अब आपने यहाँ देखा एक उदारवादी शब्द, अब हम इसे समझेंगे आगे।
ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप अगला टॉपिक डालेंगे, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने। तो उदारवादी जो राष्ट्रवाद है वो चाहता है कि व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबके बराबरी हो। उदारवाद क्या चाहता है? उदारवाद चाहता है कि व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी। तो उदारवादी राष्ट्रवाद ने क्या किया? तो इसने कई तरीके अपनाए। पहला तो क्या, इसने कोशिश की कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग, पादरी वो जो चर्च में पादरी होते हैं, आप जानते हैं, जिन्हें फादर कहते हैं, उनके कुछ विशेष अधिकार होते थे, मतलब उन्हें कर नहीं देने पड़ते थे और भी बहुत कुछ। विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई और संसद के माध्यम से एक संविधान। तो हम देख रहे थे उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। इसमें हमने देखा उदारवाद कहता है कि हमें व्यक्ति की आज़ादी चाहिए और कानून के समक्ष सबकी बराबरी चाहिए। और उदारवाद में कुछ मान्यताएं कि शासक निरंकुश हो या पादरी वर्ग की जो विशेषाधिकार हो उनकी हमें समाप्ति करनी है। इसके अलावा संसद के माध्यम से एक संविधान बनाएंगे और सरकार कैसी होगी? प्रतिनिधि सरकार, जिसमें हम हमारा प्रतिनिधि चुनेंगे और उसे वोट देंगे। प्रतिनिधि सरकार होगी। अगला, आर्थिक क्षेत्र में, मतलब कि जहाँ पैसे से संबंधित मामला हो, बिजनेस वाला हो गया, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, मतलब उदारवाद अपनाएंगे। कैसे? बाजारों की मुक्ति करके, मतलब बाजारों की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। सामानों को अपनी मर्जी से चाहे जिस मूल्य में बेचें। ओके। और चीज़ों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त, राज्य द्वारा लगाए प्रतिबंधों को समाप्त कर दें। आगे देखेंगे जोलवेरिन। आगे देखेंगे जोलवेरिन क्या होता है? जोलवेरिन होता है एक सीमा शुल्क, उसका नाम है, एक सीमा शुल्क वसूलने वाला संघ है ये, जो टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दे। टैरिफ मतलब अगर किसी और देश से अपने देश में कोई वस्तु आती है तो वहाँ क्या लगता है? टैरिफ लगता है। तो उन टैरिफ बाधाओं को क्या कर देंगे? उसके माध्यम से हम समाप्त कर देंगे। और मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया गया। मतलब जो टैरिफ लगता था उसमें जो मुद्राएं लगती थी, तो मुद्राओं की संख्या कितनी कम कर दी? मुद्राओं की संख्या को 2 से घटा दिया गया। और रेलवे को प्रोत्साहन दिया गया। रेलवे को प्रोत्साहन दिया गया ताकि चीज़ों की गतिशीलता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को पहुंचाने में
गतिशीलता में तेजी हो या वृद्धि हो। आप ये लिख लेंगे। हम देख रहे थे उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, उसमें हमने ये देखा। आप इसे लिख लेंगे आराम से। ओके, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब आप अगला टॉपिक डालेंगे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अठारह सौ 15 के बाद एक नया रूढ़िवाद आता है वापस। तो देखिए, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से ये मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम है। जो भी नेपोलियन ने परिवर्तन किए वो एक राज्य को और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम है। परंतु 1815 में एक वियना की संधि होती है। 1815 में वियना की संधि होती है। संधि में क्या कहा गया कि फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश था, एक राजवंश का नाम है, जैसे हमारे यहाँ सूर्यवंश होता है, चंद्रवंशी होता है, और भी कई हाड़ा वंश होता है, तो उसकी जगह फ्रांस में बुर्बो वंश था। नेपोलियन ने इनके शासन को समाप्त कर दिया था, परंतु बुर्बो के राजवंश को वापस बहाल कर दिया गया। पहला तो ये किया वियना संधि में। दूसरा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमाओं को न फैला सके। तो फ्रांस की जो सीमाएं थी, फ्रांस की सीमाओं को सीमित कर दिया गया। अगला ही जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया। जर्मन परिसंघ था, उसे ज्यों का त्यों बनाए रखा गया, बरकरार रखा गया। ये सभी वियना संधि के प्रावधान हैं। आगे, इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करना था। जर्मन परिसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नेपोलियन ने जिनको राज्य को समाप्त कर दिया था, तो नेपोलियन, इसका उद्देश्य क्या है? नेपोलियन द्वारा बर्खास्त राजतंत्रों को पुनः बहाल करना। ओके, तो अब इन सभी वापस ये रूढ़िवाद आ जाते हैं। राजतंत्र को वापस जीवित कर दोगे तो राजा अपनी फिर मनमानी करने लगेंगे। जर्मन परिसंघ बनाए रखोगे तो नेपोलियन द्वारा जो कई राज्यों को समाप्त कर दिया गया, तो उन राज्यों को वापस पुनर्बहाल कर दिया गया। अब वापस क्रांतिकारी आते हैं। क्रांतिकारी आते हैं और वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतांत्रिक रूपों का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो जो ये वियना कांग्रेस थी,
वियना कांग्रेस के बाद स्थापित राजतंत्रीय रूपों का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए दोबारा, आपने पर लिख लिया होगा जहाँ तक, क्रांतिकारी क्या करते हैं, वियना कांग्रेस के बाद स्थापित राजतंत्रीय रूपों का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। ओके, ये आ गया क्रांतिकारियों का रोल। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक महान व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है ज्यूसेपी मैत्सेनी। आप इसे लिख लीजिए आराम से। इन्हीं क्रांतिकारियों में आते हैं ज्यूसेपी मैत्सेनी। ज्यूसेपी मैत्सेनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ। जेनोवा एक फ्रांस का, नहीं सॉरी, यूरोप का एक कंट्री या फिर कोई सिटी है। इन्होंने कार्बोनरी, तो क्रांतिकारी के बाद में हम देखते हैं ज्यूसेप मैत्सेनी। ज्यूसेप मैत्सेनी का जन्म 1807 जेनोवा में हुआ। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के ये सदस्य थे। ओके, मार्सेई में इन्होंने, मार्सेई भी कोई सिटी है, मार्सेई में इन्होंने यंग इटली और एक और सिटी है बर्न, बर्न में इन्होंने यंग यूरोप की संगठनों की स्थापना की। और एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण में भी इनका विश्वास था। ओके, तो आज यहीं तक आपका ये पहला पार्ट है। ओके, आप इनके नोट्स बनाएंगे और इनका रिवीजन करेंगे। कल हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। ओके, तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।